हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सीएस के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बारे में। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हम क्या देखने वाले, मेनली अभी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हमारे टोटल मॉड्यूल कितने होते हैं। मॉड्यूल मतलब कितने ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे सीएस के अंदर है मेनली दो मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, जिनको आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 भी बोल सकते हैं। ग्रुप 1 में हमारे टोटल है 4 पेपर और ग्रुप 2 में हमारे 3 पेपर। तो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस होता है कि वो चाहे तो 4 पेपर मतलब मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 साथ में दे दे, मतलब सारे 7 पेपर के एग्जाम साथ में दे दे, या आप मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को अलग अलग अटेम्प्ट में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 1 में जो 4 पेपर है। पहला पेपर होता है जुरिस्प्रूडेंस का, इसको हम बोलते हैं JIGL। इसका नाम है जुरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। पेपर 2 होता है कंपनी लॉ का एंड प्रैक्टिस का, जिसको हम कंपनी लॉ बोलते हैं। पेपर 3 होता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का, और पेपर 4 होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मेनली 4 पेपर है। ये तीनों तो होते हैं आपके थ्योरेटिकल, ठीक है, और ये वाला होता है आपका प्रैक्टिकल। इसके बाद जो ग्रुप 2 होता है, उसमें भी हमारे 3 पेपर है। पेपर 5 होगा कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ का। पेपर 6 होता है ECIPL, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, और पेपर 7 है टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर ये दोनों पेपर है आपके थ्योरी के, और टैक्स लॉज वाला है प्रैक्टिकल का। तो दोनों ही मॉड्यूल को बैलेंस किया गया है। पेपर जो मॉड्यूल 1 है, उसमें 3 पेपर थ्योरी के हैं, मतलब लॉज पढ़ने हैं, और पेपर 4 जो पढ़ना होता है आपको प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर 3 है, उसमें से 2 थ्योरी के, और बाकी एक आपको कौन सा पढ़ना होता है, यहाँ पे आपको पढ़ना होता है टैक्स लॉज, जो कि होता है प्रैक्टिकल। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी जो कि है पेपर 2 कंपनी लॉज एंड प्रैक्टिस वाला। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कंपनी लॉज का पेपर के अंदर जो सिलेबस है एग्जीक्यूटिव के अंदर, वहां पे क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो पहली बात तो ये सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कंपनी लॉ का सिलेबस। ये रहा कंपनी लॉ का सिलेबस। ठीक है, कंपनी लॉ के सिलेबस को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 होता है आपका 60 मार्क्स का, और पार्ट 2 होता है आपका 40 मार्क्स का। पार्ट 1 के अंदर मेनली है बेसिक कंसेप्ट के बारे में, कंपनी क्या होती है, कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, कंपनी में डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो बेसिक चीजें होती है, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है, वो सारी पढ़ेंगे अपन पार्ट 1 में। पार्ट 2 के अंदर जो 40 मार्क्स का है, वहां पे होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट बी का सिलेबस देखते हैं। पार्ट बी या पार्ट 2 जो कि 40 मार्क्स का, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। जनरल मीटिंग्स, कंपनी को कितनी जनरल मीटिंग करवाना जरूरी है, फर्स्ट मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए, सब्सिक्वेंट मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, केएमपीस कौन कौन होते हैं, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, ये सारी हम कहाँ पढ़ेंगे, पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली जो हमारा सिलेबस डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम क्या पढ़ने वाले, पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पार्ट, दोनों पार्ट लिख लेते हैं। कंपनी लॉ का जो हमारा सिलेबस है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पार्ट में कैसे है, पार्ट 1 एंड पार्ट, पार्ट 1 है 60 मार्क्स का, और पार्ट 2 है 40 मार्क्स का। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कंपनीज के बारे में, या जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में। कंपनी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो। यहाँ पे पढ़ते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट। प्रोसीजर, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पढ़, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से, जो कि आता है हमारा पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर पहला चैप्टर आता है हमारा कि व्हाट इज कंपनीज, कंपनीज एक्चुअल में होती क्या है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में। ये आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसमें हमें पढ़ना है कंपनी होती क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। देखिए कंपनी अपने आप में क्या है, कंपनी अपने आप में एक बिजनेस करने का वे है, मेथड है, तरीका है। तो क्या जब कंपनी का कंसेप्ट नहीं आया था तो उससे पहले बिजनेस लोग कैसे करते थे? तो उससे पहले देखिए कौन कौन से तरीके होते थे। सबसे पहला और बेसिक तरीका है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप उसके बाद आया था पार्टनरशिप। आफ्टर दैट इंट्रोड्यूस हुआ कंपनी का कंसेप्ट। और देखिए एक चीज आप हमेशा बेसिक चीज याद रखिए, जब भी कोई नई चीज आती है ना, तो नई चीज आने का जो मेन रीजन रहता है वो क्या होता है कि पुराने वाले में कुछ ना कुछ कमियां थी, तभी तो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हमेशा भले ही नया फोन आए, कोई नई टेक्नोलॉजी आए, इसका मतलब जो पुरानी थी वो पूरी तरह सफिशिएंट नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी चीजें, तो इसलिए नया कंसेप्ट आया। तो प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में बहुत सारी कमियां हुआ करती थी। उन्हीं कमियों को दूर किसने किया है? कंपनी के कंसेप्ट ने किया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पे एक पर्सन है जो अपना बिजनेस कर रहा है, ये अकेला ही सब कुछ करता है, मैनेजमेंट भी यही समझता है, अकाउंट्स भी यही देखता है, बाकी अदर जो एंसिलरी काम होते हैं वो भी यही करता है। तो उसने अपनी एक शॉप खोल रखी है, ये अकेला ही मैनेज कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरशिप। लेकिन उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर फ्यूचर में इसको कोई लॉसेस होते हैं तो उसके लिए क्या होगा, इसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसका खुद का घर है, गाड़ी है, उन सबको भी मार्केट में सेल करके इससे लॉसेस के अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे इस पर्सन की जो लाइबिलिटी है वो कैसी है? अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में क्या होता है कि लोगों को थोड़ा, पर्सन्स को थोड़ा फियर्स होता है कि कहीं पे लॉस हो गया तो लॉस हो गया तो मेरा घर भी ले लिया जाएगा, मेरी गाड़ी भी ले ली जाएगी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे बड़ा बैरियर था बिजनेस को प्रमोट करने में, लोग बिजनेस करने से डर रहे थे। बाद में क्या हुआ, इस कंसेप्ट को दूर करने के लिए, अच्छा इसमें और भी कमियां होती थी, जैसे मुझे कैपिटल चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो यहाँ पे एक ही पर्सन है ना, तो कैपिटल भी मेरे पास कैसी है? लिमिटेड है। और अगर इसी पर्सन की डेथ हो जाए तो इसका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका परपेचुअल सक्सेशन भी नहीं था। तो परपेचुअल सक्सेशन वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता था। तो एक तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, दूसरा कैपिटल लिमिटेड है, तीसरा परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन बिजनेस में आए या बिजनेस में जाए, बिजनेस का अपने आप में अलग एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस का अलग एग्जिस्टेंट नहीं था, बिजनेस और बिजनेस पर्सन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो इतनी सारी कमियां थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया था, दैट इज पार्टनरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप से हम कहाँ पे शिफ्ट हुए, इसके बाद अपन शिफ्ट हुए पार्टनरशिप में। शिप में देखते हैं पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 मेंबर्स का होना जरूरी होता है, और ये 2 मेंबर मिलकर क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और साथ में बिजनेस करते हैं। अब ये प्रोप्राइटरशिप से बेटर कैसे? ये प्रोप्राइटरशिप से इसलिए बेटर है बिकॉज यहाँ पर जो कैपिटल लिमिटेड थे, यहाँ पर जो कि 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे कैपिटल लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है बिजनेस करने के लिए। किसके कंपैरिजन में? प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में। बट जो पहले हमारे पास कुछ ड्रॉबैक थे, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दैट मीन्स लॉसेस के केस में पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। तो एक तो ये वाला तो यहाँ पे ड्रॉबैक रहा ही, कैपिटल वाला दूर हो गया, लेकिन ये वाला इसके अंदर रहा। दूसरा यहाँ पे इसका परपेचुअल सक्सेशंस भी नहीं है, पार्टनर्स है तब तक पार्टनरशिप है, पार्टनर्स नहीं रहेंगे तो पार्टनरशिप नहीं रहेगी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। हालांकि आपको ये चीज पता होगी
एक एलएलपी एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। वो क्या इंश्योर करता है कि जो पार्टनर्स है उसकी लायबिलिटी भी क्या है, लिमिटेड है। लेकिन एलएलपी एक्ट तो कंपनीज एक्ट आने के बाद आया है। दैट मीन्स एलएलपी का कंसेप्ट कंपनी के बाद आया है। पार्टनरशिप के जस्ट बाद कौन सा कंसेप्ट आया था, कंपनी वाला कंसेप्ट आया था। तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। कैपिटल के सोर्सेस क्या रहेंगे, ज्यादा। उसका सक्सेशन कैसा होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक होगा। ठीक है। तो जो चीजें प्रोप्राइटरशिप का ड्रॉबैक थी, पार्टनरशिप का ड्रॉबैक थी, वही कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक बन गई। तो अब समझते हैं कंपनी में ऐसा क्या है किसके अंदर इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी वर्ड का डेरिवेशन कैसे हुआ। देखिए कंपनी वर्ड मिलके बना है दो वर्ड से, एक तो होता है कम, दूसरा होता है पनीस। कम का मतलब होता है ब्रेड, एक मिनट, कम का मतलब होता है टुगेदर, और पनीस का मतलब क्या होता है, ब्रेड। तो पहले क्या हुआ करता था, ब्रेड मतलब यहाँ पे खाने की बात हो रही, लंच की बात हो रही। अर्लियर क्या हुआ करता था, लोग साथ में बैठ के लंच करते थे, तो उसको क्या बोलते थे, कंपनी बोला करते थे। धीरे धीरे इसी वर्ड ने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लिया या फॉर्म ले लिया, और उसको हम किस नाम से जानने लगे, कंपनी नाम से जानने लगे। तो जब बहुत सारे लोग मिलके साथ में बिजनेस करने लगे, उसको हमने क्या नाम दे दिया, कंपनी नाम दे दिया। ठीक है। तो कंपनी का प्रोप्राइटरशिप से और पार्टनरशिप से अलग एग्जिस्टेंस क्यों है, बिकॉज जो ड्रॉबैक प्रोप्राइटरशिप के थे और जो पार्टनरशिप के थे, उनको दूर किसने किया है, उसको उनको दूर किया है कंपनी के फॉर्मेट में। तो अब हमें जानना है कंपनी का फॉर्मेट इतना यूनिक क्यों है कि यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप के दोनों के ड्रॉबैक्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। तो यहीं से निकलती है कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी अंडर लो हमें सारी पढ़नी है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, कॉमन सील होती है, ये किसी के ऊपर केस कर सकती है, कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है। तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले दे रखा है कंपनी वर्ड डिराइव कहां से हुआ था। द टर्म कंपनी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड था कम मतलब टुगेदर एंड पनीस मतलब ब्रेड, सिंबलाइजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर द कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस क्या होगा, सबको ही काम करना है, सबका ऑब्जेक्ट एक ही होगा, तभी वो कंपनी कहलाएगी, अदरवाइज वो कंपनी नहीं कहलाएगी। लीगली इट रेफर्स टू अ कॉर्पोरेट एंटिटी, किसी कॉर्पोरेट एंटिटी जो रिकॉग्नाइज है बाय लॉ, कैपेबल ऑफ एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज करा है और जिसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो सकती है, ऑनिंग प्रॉपर्टी एंड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इट्स नेम। तो कंपनी का मतलब हुआ एक ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटी जिसको लीगलिटी कहां से मिली है, लॉ से मिली है, और जो क्या करने के लिए कैपेबल है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर सकती है, बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकती है और अपने नाम पे कर सकती है। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013, देखिए कंपनीज एक्ट के बारे में जान लेते हैं। अभी जो करंट में हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले मल्टीपल कंपनीज एक्ट आए हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर था इसको हम फॉलो करते थे दैट वाज कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 को हम फॉलो कर रहे थे। तो कंपनीज एक्ट 1956 के बाद 2013 तक आते आते हमने देखा कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, मार्केट में जो बिजनेसेस है वो करने का तरीका भी चेंज हो रहा है। तो जो पहला वाला कंपनीज एक्ट था वो काफी ओल्ड हो चुका था, ऑब्सोलेट हो चुका था, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत थी। तो एक तरीका तो था कि कंपनीज एक्ट 1956 में अमेंडमेंट कर दी जाए, बट अमेंडमेंट करते करते क्या होगा कि हमें हर साल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली कंपनीज एक्ट 1956 का जो मेन फॉर्मेट था ना, स्ट्रक्चर था, वही चेंज हो रहा था। तो इससे बढ़िया हमने क्या किया कि हमने कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील करके इसकी जगह पे कौन सा आया, कंपनी एक्ट 2013 आया।
इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड किया गया कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है? वो बाद में पढ़ेंगे जब दोनों में हम कंपैरेटिव डिफरेंस देखेंगे। अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि कंपनीज़ की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो ये है मेनली कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक। पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है वो उसके ओनर के ऊपर या मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वो अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन होने के साथ उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है। तो यहाँ पे कंपनी को क्या बोला गया है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के जो मेंबर्स होंगे, जो शेयर होल्डर होंगे, उनकी लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड होगी। परपेचुअल सक्सेशन होगा, सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, कॉमन सील होगी, ट्रांसफरेटिव ऑफ शेयर्स होगा और कैपेसिटी टू सू और टू बी स्यूड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी। ऑफ द कंपनी पहले हमें पढ़नी है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्यों है? बिकॉज ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट आया है ना, ये डिपेंड करता है, एक केस हुआ था सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी डेड। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? कंपनी की अपनी आइडेंटिटी अलग है और उसके मेंबर की आइडेंटिटी अलग है। तो इसको ये जो केस है इससे समझते हैं। देखिए इस केस में क्या हुआ था। इस केस के अंदर सेलोमन नाम का एक पर्सन था। ठीक है, जिसका खुद का बिजनेस है प्रोप्राइटरशिप का। तो यहाँ पे सेलोमन एक लेदर का लेदर शूज का मर्चेंट था, व्यापारी था। इसने क्या करा? इसने अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया कंपनी के अंदर। यहाँ पे इसने कंपनी बना। ये सेलोमन था जिसकी प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था। इसने क्या करा? एक कंपनी बना ली। इसका नाम क्या रख दिया? सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो इसको मैंने लिख दिया सेलोमन कंपनी लिमिटेड। अब देखो, जब प्रोप्राइटरशिप को कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा तो होगा क्या एक्चुअली? ये जो प्रोप्राइटरशिप था इसकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे एसेट्स भी चली गई कंपनी के नाम पे और लायबिलिटीज भी चली गई। एसेट्स और लायबिलिटीज कहाँ पे ट्रांसफर हुई? कंपनी के पास। कंपनी काम कैसे करती है वो देखिए। कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है ना वो डिवाइडेड होती है छोटे छोटे पार्ट में। उसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने क्या करा? क्योंकि कंपनी अपने आप में एक अलग एंटिटी है, तो कंपनी ने सेलोमन को और इसको पेमेंट करने के लिए किसके थ्रू पेमेंट कर दिया? शेयर कैपिटल के थ्रू पेमेंट कर दिया। क्योंकि एसेट्स इधर ट्रांसफर हो गई और इधर इन्होंने इसको पेमेंट कर दिया। अब उस टाइम पे जब ये केस आया था तो कंपनी में मिनिमम मेंबर होना जरूरी होता था 7 या 7 मिनिमम मेंबर होने चाहिए थे 7। ठीक है, तो सेलोमन ने क्या करा? 7 मेंबर चाहिए ना, तो इसने क्या करा? एक तो खुद मेंबर बन गया खुद सेलोमन, एक बन गई इसकी वाइफ और इसके थे 4 डॉटर और एक था इसका सन। ये 5 लोग यहाँ पर क्या बन गए? मेंबर बन गए। तो ये कंपनी के क्या हो गए? शेयर होल्डर हो गए। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या हुआ एक्चुअली? सेलोमन नाम का एक मर्चेंट मर्चेंट था जो लेदर शूज बनाता था। उसने क्या करा? अपने बिजनेस को कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। कंपनी के अंदर कन्वर्ट करके जो प्रोप्राइटरशिप की एसेट्स लायबिलिटी थी वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। तो जो कंपनसेट करके इसका जो हिस्सा बन रहा था प्रोप्राइटरशिप का, तो कंपनी ने उसको पेमेंट कर दिया शेयर कैपिटल के बदले में। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? कंपनीज को लॉसेस होने लगे और जब लॉसेस होने लगे
तो आपको पता है लॉसेस के बाद क्या होता है, कंपनी बंद होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप। तो अब कंपनी का वाइंडिंग अप होना था। तो जब वाइंडिंग अप होने वाला था, तो यही शेयर होल्डर था, तो इसने क्या करा, सेलोमन ने जो पेमेंट बन रहे थे कंपनी के एसेट्स को बेच के, वो पेमेंट भी खुद ही को कर दिए। तो जो कंपनी के अदर क्रेडिटर थे, जिससे कंपनी ने लोन लिया था, तो जो अदर क्रेडिटर थे, उन्होंने कंपनी के ऊपर नहीं, मतलब सेलोमन के ऊपर, अदर क्रेडिटर जो थे, उन्होंने सेलोमन के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। और इन क्रेडिटर ने सेलोमन के ऊपर केस करके क्या बोला, इन क्रेडिटर ने सेलोमन के ऊपर केस करके बोला, एक्चुअली सेलोमन ने जानबूझ के कंपनी बनाई थी फ्रॉड करने के पर्पज से, और जो कंपनी है वो सेलोमन की एजेंट है, वो अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपना पॉइंट रखा, कंपनी इज द एजेंट ऑफ सेलोमन। तो इससे प्रूफ क्या होगा, अब वो बोलना क्या चाह रहे हैं, अल्टीमेटली क्रेडिटर वांट्स टू से, वो बोलना चाहते हैं कि हमें जो लॉस हुआ है ना, वो कंपनी का लॉस नहीं है, वो सेलोमन की वजह से लॉस हुआ है, तो हमें कंपनसेशन दिया जाए सेलोमन की पर्सनल प्रॉपर्टी में से। जबकि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, अभी पढ़ेंगे यहाँ पे, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है मैंने जितने शेयर्स ले रखे हैं, मेरी लाइबिलिटी उतना ही पे करने की, उससे ज्यादा कंपनी मुझसे डिमांड नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर क्रेडिटर क्या बोल रहे थे कि सेलोमन का जो मेन पर्पस था, वही क्या था, मेन पर्पस था फ्रॉड करने का, तो इसलिए कंपनी को या हमें जो भी लॉसेज हुए उसका कंपनसेशन कौन देगा, सेलोमन देगा। तो कोर्ट के अंदर केस गया, तो कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया, तो देखिए वर्डिक्ट आया इसके अंदर। वर्डिक्ट में बोला गया कि चूंकि कोर्ट ने बोला, जजेस ने बोला कि ये कंपनी क्या थी, वैलिडली फॉर्म हुई थी। वैलिडली फॉर्म होने का मतलब क्या है, उस टाइम पे कंपनी में 7 मिनिमम मेंबर चाहिए होते थे, और यहाँ पे टोटल कितने मेंबर है, 7 ही मेंबर है। तो यहाँ पर कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है और सेलोमन का एग्जिस्टेंस अलग है। कंपनी सेलोमन की एजेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी वैलिडली फॉर्म हुई थी, इसलिए इसके ऊपर कंपनी की सारी कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर सेलोमन की कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं बचेगी। तो यहाँ पे सेलोमन की लिमिटेड लायबिलिटी थी, तो यहाँ पे कंपनी से आप जितना खुद को कंपनसेट करने पा रहे हो, कर पा रहे हो, वो ठीक है। उसके अलावा सेलोमन की पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इसी केस के बाद जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट था, बहुत स्ट्रांगली एस्टेब्लिश हो गया। तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी वाला जो कंसेप्ट निकला है, वो कहाँ से निकला है, सेलोमन वर्सेस सेलोमन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी अलग है और यहाँ पर सेलोमन अलग है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। इसको पढ़ते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। अभी अभी हमने देखा था जो प्रोप्राइटरशिप होता है और पार्टनरशिप होती है, वहां पे किसी भी पर्सन की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन कंपनी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। लिमिटेड का मतलब क्या, अगेन एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई कंपनी है, तो कंपनी की जो बेसिक कैपिटल होती है, वो तो आपको उसके बारे में पता ही होगा। कंपनी की कैपिटल मतलब जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसी में से कंपनी कुछ कैपिटल को इशू करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। उसके बाद क्या आती है, इशूड के बाद क्या करते हैं, मेंबर्स को सब्सक्राइब करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब में से कंपनी कुछ मंगाती है मेंबर से, तो उसको बोलते हैं कॉल करना, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल में से मेंबर पेमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो ये कोई अलग अलग नहीं है, एक कैपिटल दूसरी कैपिटल का पार्ट है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, समझते हैं। ये एक कंपनी है, इस कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे, इशू की बात करूं, ठीक है, और एक की प्राइस कितनी थी, 100 रुपी ईच थी। तो इन शेयर्स को जनरल पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। तो एक मेंबर ने, जो यहाँ पे एक पर्सन है, मेंबर है, उसने क्या करा, कंपनी के 200 शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं।
और एक कितने रुपए का है? 100 रुपए का। इसका मतलब इस पर्सन ने इस कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है? 20,000 का। अब कंपनी देखिए सारा पैसा एक साथ नहीं मंगाती, ठीक है, कंपनी कॉल्ड अप करती है, उसमें से फिर हम पेड करते हैं। तो समझ लीजिए कंपनी ने 100 रुपए के शेयर्स में से 20 रुपए मंगा रखे हैं। इसमें पेड अप अमाउंट कितना है? पेड अप अमाउंट है 20 रुपए पर शेयर। तो हर शेयर पे कितने रुपए पे करना बाकी है? 80। और अगर मेरे पास 200 शेयर्स है तो मेरी लायबिलिटी कितनी हो गई? 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 80, 16,000। क्लियर है? तो मेरी अभी लायबिलिटी अगर मैंने परचेज कर रखे तो मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? 16,000 रुपए तक की होगी। तो वैसे कंपनी को लॉस हो जाता है और वो 16,000 से ज्यादा का है, 1 लाख का लॉस हो गया कंपनी को। तो कंपनी अपने मेंबर्स को या मुझे ये नहीं बोल सकती कि हमारी कंपनी को ज्यादा लॉस हुआ है तो आप अपने घर से पैसा लाके दो। जबकि प्रोप्राइटरशिप में पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है, पार्टनरशिप फर्म में भी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है, बट यहाँ पर पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है ना। तो लिमिटेड कहाँ तक? लिमिटेड है इस 16,000 रुपए तक, और इस 16,000 को हम क्या बोलते हैं? अनपेड अमाउंट। ठीक है, तो देखो ये पेड अप थी तो 80 रुपए क्या थे? अभी भी अनपेड थे बिकॉज एक शेयर 100 रुपए का था, मैंने 20 रुपए पर शेयर पेड पेड कर दिए, तो बचे कितने? 80 रुपए बचे। तो दैट मीन्स कंपनी के अंदर जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो कहां तक होती है? टू दी या एक्सटेंड टू दी अनपेड अमाउंट ऑफ दैट शेयर। इसके बियॉन्ड जाके कंपनी हमसे नहीं रिकवर कर सकती। क्लियर है? थर्ड था हमारा, थर्ड है इसके अंदर परपेचुअल सक्सेशन। थर्ड पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म का परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। परपेचुअल सक्सेशन होता है जो इनफाइनाइट पीरियड के लिए होती है, जिसकी कभी डेथ नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? पार्टनर्स की डेथ हो गई या उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया बीच में, उसको 2 साल के लिए बनी थी, 2 साल खत्म हो गए तो पार्टनरशिप बंद। प्रोप्राइटरशिप में भी क्या होता है? अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी खत्म। लेकिन कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अगेन इसको हम किससे लिंक करेंगे? फर्स्ट वाले कंसेप्ट से। चूंकि कंपनी का अपने आप में कौन सा एग्जिस्टेंस है? सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। वो अपने आप में कौन सी पर्सन है? वो अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको रिकॉग्निशन किससे बनी है? कंपनीज एक्ट तो 2013 क्या करता है? कंपनी को रिकॉग्निशन देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी का एग्जिस्टेंस अपने किसी भी मेंबर्स के ऊपर या डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। भले ही जितने मेंबर थे सबकी डेथ हो जाए फिर भी कंपनी बंद नहीं होगी। सभी कंपनी की डेथ मतलब सभी कंपनी को छोड़ के भी चल जाए, बावजूद इसके कंपनी का एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट प्रॉपर्टी, चूंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ये सेपरेट प्रॉपर्टी रख सकती है। दैट मीन्स कंपनी अगर प्रॉपर्टी खरीदती है, सेपरेट प्रॉपर्टी, अगर कंपनी प्रॉपर्टी खरीदती है तो कंपनी का खुद का नाम होता है, जैसे रिलायंस लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो गया, भेल हो गया। तो ये जो कंपनी प्रॉपर्टी खरीदती है अपने मेंबर्स के नाम से नहीं खरीदती है, वो अपने ही नाम से खरीदती है। और कंपनी के खुद के बुक्स और अकाउंट्स बनते हैं, उसके अंदर पर्टिकुलरली एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर वो कंपनी की एसेट्स होती है और कंपनी की लाइबिलिटीज होती है। तो यहाँ पर कंपनी के पास पूरा राइट है, कंपनी अपनी क्या रख सकती है? सेपरेट प्रॉपर्टी। अगेन इसका रीजन क्या है? बिकॉज कंपनी अपने आप में क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसका एग्जिस्टेंस किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फिफ्थ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। अच्छा, पहले ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर देख लेते हैं, फिर कॉमन सील को देख लेंगे। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी का अगर मैंने शेयर सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं बाउंड नहीं हूं कि वो शेयर मैं अपने पास ही होल्ड करके रखूं। क्योंकि देखिए कंपनी के शेयर होते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स का तो एक मैच्योरिटी पीरियड होता है और मैक्सिमम 20 ईयर तक की कंपनी इशू कर सकती है। पहले हुआ करता था इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये कोई कंसेप्ट नहीं है। तो कंपनी की जो मेन शेयर कैपिटल होती है, और कहीं पे भी सिर्फ शेयर कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है तो उसको मतलब किसकी बात हो रही है? वो इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो मैं बाउंड नहीं हूं कि मैं कंपनी के इक्विटी शेयर अपने पास ही रखूं।
ये अलग बात है, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके लॉज अलग है, पब्लिक कंपनी होती है उसके लॉज अलग है। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करके रखती है, उसकी बात नहीं करें। जनरल केस में बात करें पब्लिक कंपनी के केस में, तो कोई भी पर्सन अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे समझ लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तो मुझे डिविडेंड मिल रहा है, अब मैं वो शेयर अपने पास नहीं रखना चाहती, तो कंपनी तो लेगी नहीं, बिकॉज इक्विटी शेयर्स का तो कोई मैच्योरिटी पीरियड होता ही नहीं है। तो मैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकती हूँ। नेक्स्ट है इसके अंदर कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी जब भी कोई काम करती है, जैसे हम लोग काम करते हैं तो क्या करते हैं, साइन करते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो साइन नहीं कर सकती। तो कंपनी की आइडेंटिटी को इंश्योर करने वाला जो एविडेंस होता है दैट इज कॉमन सील। पहले कॉमन सील मैंडेटरी थी, बट बाद में इसको ऑप्शनल कर दिया गया। ऑप्शनल का मतलब क्या है, कॉमन सील नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन कंडीशन है, जहां पर कॉमन सील लगानी थी या तो वहां पे क्या कर दे, दो डायरेक्टर साइन कर दे, और दो डायरेक्टर नहीं है तो एक सीएस प्लस एक डायरेक्टर साइन कर दे, तब भी काम हो जाएगा। तो कॉमन सील वो है, एक कम्युनिटी है या थिंग है या तरीका है जो कि कंपनी की आइडेंटिटी को इंश्योर करता है। तो अगर कॉमन सील लगा तो, कॉमन सील नहीं लगा पा रहे हो तो दो डायरेक्टर साइन कर दो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। दो डायरेक्टर भी नहीं अवेलेबल है एट द टाइम, तो एक सीएस और एक डायरेक्टर कर सकता है। नेक्स्ट है कंपनी कैन sue एंड टू बी sued। दैट मीन्स अगर कंपनी के साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है, स्यू करना मतलब केस करना, अगर कंपनी के साथ कोई केस फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो कंपनी किसी और के ऊपर केस कर सकती है, और कोई और पर्सन भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। कंपनी के अंदर फ्रॉड होगा और कंपनी कुछ गलत करेगी तो कंपनी के मेंबर के ऊपर केस नहीं होगा, वो कंपनी के नाम पर ही केस होगा। और कोई कंपनी किसी और के ऊपर केस करना चाहेगी तो मेंबर के नाम से नहीं करेगी, कंपनी खुद अपने नाम से करेगी। अगेन रीजन क्या है, बिकॉज कंपनी अपने आप में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो देखिए कंपनी की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक निकल के आई है, वो सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो कौन सी थी, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है। तो कंपनी का हमने सबसे पहले पढ़ा कि पहले वाले जो तरीके थे बिजनेस करने के, फॉर्मेट्स थे, प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, उनमें कुछ कमियां थी, उसको ठीक करने के लिए कौन सा कंसेप्ट आया, कंपनी का कंसेप्ट आया। तो पहले वालों के जो ड्रॉबैक थे वही इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। पहला पढ़ा हमने सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा पढ़ा लिमिटेड लाइबिलिटी, तीसरा हमने पढ़ा इसके अंदर परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी रख सकती है, ट्रांसफरेटिव शेयर्स होता है, कॉमन सील होती है, और ये किसी के ऊपर केस कर सकती है, कोई इसके ऊपर केस भी कर सकता है। तो मेन केस हमें कौन सा याद रखना है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड वाला। अब इसको रीड कर लेते हैं। पहला दे रखा है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज अ डिस्टिंग्विश मतलब अलग है फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। तो इसका अपने आप में एक अलग इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है। सेलोमन वर्सेस सेलोमन कंपनी लिमिटेड वाला केस है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया, यहाँ पे मेंशन है। दूसरा दे रखा है लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम, द शेयर होल्डर कैन नॉट बी कॉल्ड, शेयर होल्डर से नहीं मंगवाया जा सकता किससे ज्यादा, टू पे मोर देन द अनपेड वैल्यू। तो अनपेड अमाउंट तक की ही मेरी लाइबिलिटी है, उसके बियॉन्ड जाके मुझसे अमाउंट नहीं मंगवाया जा सकता। वॉट एवर मे बी द इंडेटनेस ऑफ द कंपनी, इंडेटनेस का मतलब क्या होता है, लोन। कंपनी का लोन कुछ भी हो, कंपनी का लॉसेस कुछ भी हो, अगर मेरा पास 10 रुपए का शेयर था और मैं 2 रुपए दे चुकी हूँ तो मेरी लाइबिलिटी कितनी होगी, 8 रुपए की होगी। परपेचुअल सक्सेशन, द कंपनी हैज इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द वाइंडिंग अप। कंपनी की डेथ कब होती है, जब कंपनी का क्या हो जाता है, वाइंडिंग अप हो जाता है। कंपनी का बर्थ कब होता है, जब कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेके वाइंडिंग अप तक उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। और वाइंडिंग अप का रीजन कभी भी मेंबर का आना जाना नहीं होता है। मेंबर में कम एंड मेंबर में गो बट द कंपनी सर्वाइव अप टू द वाइंडिंग अप। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है, प्रोफेसर ग्रोवर हैज साइटेड इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन द परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। उन्होंने बोला था कि ड्यूरिंग द वॉर चल रही थी, ऑल द मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी वर किल्ड,
प्राइवेट कंपनी के सारे मेंबर मारे गए इन बॉम्ब, दे वर इन जनरल मीटिंग, बट द कंपनी स्टिल सर्वाइव एंड नॉट इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब कुड हैव डिस्ट्रॉयड। तो ये बताया जा रहा है कि कंपनी अपने आप में अपना कितना सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट रखती है। भले ही एक मीटिंग में जितने भी मेंबर थे सबकी डेथ हो गई, बावजूद इसके कंपनी वाइंडिंग अप नहीं होगी। सेपरेट प्रॉपर्टी रख सकती है। द कंपनी इज हैविंग राइट टू एक्वायर एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी in its own name. The property remained vested in the company whereas the shareholder may come and go. Shareholder आएंगे और जाएंगे। कंपनी may convey mortgage, mortgage मतलब लोन लेने के लिए कहीं और रख सकती है, or otherwise deal with it. In other words, the property of the company is not the property of the shareholder. तो कंपनी की प्रॉपर्टी शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी कभी भी नहीं होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कॉमन सील मैंने बता दिया। The common seal is used by the company for the affixing in it in the documents such as the contract, etc. Since it is an artificial person and cannot sign on its own in the document. Now the use of common seal has been made optional. अब optional बना दिया गया है, पहले mandatory था। 2015 में अमेंडमेंट आया था, उसके अंदर द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड कॉमन सील टू बी अफिक्स ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट। कुछ ही डॉक्यूमेंट पे मैंडेटरी है, सच एज बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ऑल सच डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्ड अफिक्सिंग द कॉमन सील। तो इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट बचे इसके ऊपर कॉमन सील लगानी है तो वहां पे क्या चल जाएगा, मे नाउ इंस्टेंट बी साइन बाय द टू डायरेक्टर। या तो दो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, या दो डायरेक्टर नहीं है तो वन डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर होता है, द एक्ट प्रोवाइड द शेयर ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शेल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी आप पढ़ते होंगे, शेयर अपने आप में क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे भी यही कंसेप्ट फॉलो होगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर कैसी होती है, मूवेबल होती है। द शेयर ऑफ द मेंबर एक्सेप्ट इन द प्राइवेट कंपनी में बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। ये वाला कंसेप्ट हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल्स के अंदर तीन रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। तीन रेस्ट्रिक्शन कौन कौन सी होती है, पहली कि उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, दूसरी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 200 होंगे। ठीक है, और तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है कि ऐसी कंपनी जो पब्लिक से फंड नहीं ले सकती। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यू, कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, कोई और भी कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, और कोई दूसरा पर्सन या कंपनी भी उसके ऊपर केस कर सकती है। तो देखिए आज हमने डिस्कस क्या क्या किया। पहले हमने डिस्कस किया था कि सीएस एग्जीक्यूटिव जो प्रोग्राम है वो 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। मॉड्यूल 1 में 4 पेपर है, मॉड्यूल 2 में 3 पेपर है। और हम क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूल 1 का पेपर 2 जो कि है कंपनी लॉ, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर बेसिक चीजें हैं कंपनीज के बारे में, पार्ट 2 में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। तो आज हमने स्टार्ट करा था कि कंपनी का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।